हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज़ का पहला सेट, जो कि ये सारे क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वो प्रीवियस ईयर है CHSL का। तो आज हम इन सब को देखते हैं। इस सीरीज़ में आप लगातार बने रहिएगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों के हैं, तो आप आराम से इसको लगाइएगा मेरे साथ। अभी 25 क्वेश्चन, जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप विश्वास कीजिए और अच्छे से बनाइए। अभी हम पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात है 8:13, अनुपात है 8:13। अब इसके वर्गों का योगफल दिया है। मान लीजिए पहला संख्या 8x है और दूसरा संख्या 13x² है, 13x है, सॉरी 13x है। तब इसके वर्गों का योगफल दिया हुआ है, तो इसका वर्गों का योगफल अगर करेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 64x² प्लस 169x², और इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 2097। इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 6 12 1 13, 233 x² इक्वल टू 2097। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है। तो 3 को 7 बनाएंगे, 3 को 7 बनाएंगे तो इसको हम अल्टीमेटली 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये कट जा रहा है, तो इसको हम 9 टाइम्स में पूरा काट देंगे। अब x² इक्वल टू 9 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब यही दोनों संख्या है, इसका योगफल अगर निकालेंगे तो इसका योगफल हो जाएगा 21x। तो अब हम x के जगह पर 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 63। अब 63 ही हमारा आंसर है, आंसर बी हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बनाइए, बन गया होगा, आई होप। इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। अब देखिए 9.5 अभी हम जानते हैं साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है। अब पहली बार में जब ले रहा है वो, तो फर्स्ट टाइम में 9.5% है, ठीक है। 9.5% रेट है और टाइम है 4 ईयर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना परसेंट में ये होता है। तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 चौक 20, 0 बाकी 2, 9 चौक 36, 2 38%। पहला का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड टाइम जब दे रहा है तो ये 3 ईयर के लिए दे रहा है और 12.5% पे दे रहा है। 12.5% मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 1 7 3, इतना हो जाएगा, इतना परसेंट। पहली बार दिया
तो इतना परसेंट इंटरेस्ट आया, दूसरी बार दिया तो इतना परसेंट इंटरेस्ट आया। अब देखिए ये वाला बोल रहा है कि इससे कितना ज़्यादा है, तो 225 रुपया ज़्यादा है। तो 225 रुपया ज़्यादा है, जबकि हम देख रहे हैं परसेंटेज में 0.5% ज़्यादा है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 0.5% इज इक्वल टू 2 to 5 रुपीज़। ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल तो 100% ही होगा, है ना। तो यहाँ से अगर एक हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। अब इसको 100 करने के लिए यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा। इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2005 4, यानी इतना हमारा ये प्रिंसिपल हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। पहले तो हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट इनटू टाइम। तो पहली बार में जब इस उधार दिया तो 9.5% रेट था और 4 साल के लिए दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, 38% आया, ये 38% आया इंटरेस्ट। दूसरी बार दिया 12.5% के रेट पे 3 साल के लिए, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है वो 37.5% आया। अब दोनों का अंतर क्या है, 0.5%। वहां पे अंतर क्या दिया हुआ था, 225। यहाँ से पॉइंट हटाए, एक 0 लगाए। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100% प्रिंसिपल होता है। तो ये 5 को 100 बनाने के लिए यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 45,000 हमारा आंसर आया। यही प्रिंसिपल है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर कोई संख्या n है, इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 5 बचता है। तो इतना जान लीजिए, अब जितना इसमें हम मल्टीपल करेंगे उसी के मल्टीपल में हमारा रिमाइंडर हर बार बचेगा। तो बोल रहा है ना कि 8n² तो n में अगर हम 8 से गुना करेंगे, 8n² है, तो भी हमारा जो मल्टीपल बचेगा वो 8 के मल्टीपल में और इसका स्क्वायर ही बचेगा, यही हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। और पूछ रहा है इसके अलावे भी इसमें 7 जोड़ दिया है, तो यही हो जाएगा। तो 8 × y 25 + 7। अब इसको हम सिंपली अगर 12 से डिवाइड करेंगे वही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या को हम किसी संख्या से भागा देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है उसमें अगर हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर भी उसी के मल्टीप्लाई में आता है। तो अब यहाँ 8n² है, n में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, n² है तो रिमाइंडर में को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, +7 क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इतना के ही जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 25 से ये 200 हो जाएगा और प्लस ये 7 हो जाएगा, यानी 207। 207 डिवाइड बाई 12। अब इसको 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको अगर डिवाइड करें 12 से, एक बार 7 बार 3 ही हमारा आंसर होगा। 3 हमारा करेक्ट आंसर है। 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब वही है कि n का मल्टीपल जो होगा वो 5 का भी मल्टीपल होगा, उतना ही रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 2n का निकालते, अगर 2n का निकालते तो n के जगह पे सीधे ही 5 को पुट कर देते, यानी 2 × 5 10, यही रिमाइंडर हो जाता। यही कहने का मतलब है इसमें। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2√2 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालें। देखिए, मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 2√2 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये पूछ रहा है। देखिए, इसका तो ऐसे एक फॉर्मूला होता है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू a अगर दिया हुआ है, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब पे है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3a, एक जगह पे ये रखे ना, x इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब ये तो x कट जाएगा, यहाँ पे a क्यूब, ठीक। अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या था, a, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3a इक्वल टू a क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इधर जाके, तो 3a, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे एक्स क्यू निकालने के लिए, तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। अब देखिए इसका क्यू निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 16√2 प्लस 6√2। अब इसको ऐड करेंगे तो 22√2 आ जाएगा, 22√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 22√2, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये थ्योरी है, बेसिकली आप लोग को बस हम बता दिए हैं ताकि जानकारी रहे कि किस तरह से ये आया। तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं हर क्वेश्चन का, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बाकी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकती है तो सुमन को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब सुमन और लता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सुमन है और ये लता, दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती है, और उसी काम को अकेले लता 12 दिन में कर देती है। लता अकेले 12 दिन में कर देती है, तो टोटल काम क्या होता है, काम के रूप में इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये वर्क होता है, ये वर्क है। और यहाँ पे जो लाएंगे ना, इससे डिवाइड करेंगे 3 और इससे डिवाइड करेंगे तो 2, ये इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी बोले तो क्षमता, ये क्षमता हो गया, यानी दोनों के मिल के क्षमता 3 हो गया और अकेले लता की क्षमता 2 हो गया। तब बोलिए, लता का क्षमता 2 है और दोनों के मिला के क्षमता 3 है, तो क्या थी, सुमन। हाँ, सुमन का क्षमता क्या हो जाएगा, 1, तीनों का, दोनों का 3, अकेले का 2, तो 1 का 3 हो गया ना। सुमन का क्षमता हो गया, सुमन का हो गया 1। तो बोल रहा है कि काम को कितने दिन में अकेले करेगी सुमन, तो सुमन उस काम को 1 दिन में 1 काम करती है, तो 24 दिन में 24 काम, 24 दिन में करेगी, यही आंसर हो जाएगा, 24 दिन। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। डी हमारा राइट आंसर है। समझ आ गया?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ग्राहक ने 10% के बट्टे पर एक मेज को 4,950 रुपये में खरीदा। अगर वह 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितने रुपए बचा पाता। ठीक है, देखिए कोई है 12% बट्टा पे खरीदता है, सॉरी 10% बट्टा पे, 10% पे खरीदता है और कितने में खरीदता है, 4,950, 4,950 इतना रुपया में खरीदता है 12% के बट्टा। लेकिन अगर उसको 12% बट्टा पर खरीदे तो यानी 2% का बचत होगा। अगर कोई 12% बट्टा पर खरीदेगा तो 2% का बचत होगा, ये बचत हो गया, 2% कम पैसा देना पड़ेगा इससे। अब ये टोटल क्या है, 90% है किसी भी चीज के MRP का, ये 90% है। तो अब देखिए 4950 ये कितना है, 90%। ठीक है, ये 90 हो गया। तो इसका 2% निकाल लेते हैं, सिंपली इसका 2% निकालते हैं, 9 9 पचे 45, 110 रुपया, 110 रुपया का वो बचत करता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 10% के छूट पे खरीदता है और 10% के छूट पे वो 4,950 रुपया में खरीदता है। लेकिन अगर वही 12% छूट उसको मिल जाता तो उसका पैसा 2% बच जाता, ये 2% बच जाता। तो ये कितना वैल्यू है, किसी के MRP का ये 10% डिस्काउंट है, यानी 90% का ये वैल्यू है। तो 90% का वैल्यू है तो ये 90% हो गया। हमको 2% का बचत हो रहा है एक्स्ट्रा, तो वही 2% निकाल दिए, 110 रुपया, 110 रुपया का बचत हो जाएगा अगर वो 2% और छूट देगा। तो इस तरह से हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए किशोर को, मान लीजिए किशोर को टी टाइम लगता है, किशोर को टी टाइम लगता है। ठीक है, तो किशोर को जब टी टाइम लगेगा तो मोहन को 2 घंटा ज्यादा लगता है किशोर से, तो मोहन को क्या लगेगा, T+2, T+2 टाइम। किशोर को टी तो मोहन को T+2, 2 घंटा ही ज्यादा लेता है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर मोहन अपना चाल 2 गुना कर देता है, चाल 2 गुना नहीं, 50% बढ़ा देता है। तो जब 50% बोले तो 1/2, 1/2, यानी स्पीड जो है मोहन का स्पीड है, मोहन अपना स्पीड 2 से 3 कर लेता है। ठीक है, 2 से 3 कर लेता है। अब जानते हैं हम कि टाइम और स्पीड का रेशियो अलग अलग मतलब उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले इसको 3 टाइम लगता था, अब इसको 2 टाइम लगता है, 2 यूनिट का। पहले स्पीड 2 था तो 3 कर लिया, 50% बढ़ाया, तो टाइम पहले 3 लगता था, अब 2 यूनिट लगता है। और यहाँ पे ये करने से जब स्पीड 50% बढ़ाता है तो क्या होता है कि वो किससे, ये किशोर से 1 घंटा कम समय लगता है। तो किशोर टी है तो ये T-1 हो गया, 1 घंटा कम ले रहा है इससे। ठीक है, अब देखिए पहले T+2 लेता था, ये T+2 लेता था, लेकिन अब कितना ले रहा है, T-1। अब देखिए यहाँ कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर 1 है, इन दोनों में अंतर, यानी 1 = 1 कितने के बराबर है, T+2, दोनों में माइनस करेंगे तो ये -T हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये T से T कट जाएगा, यानी 1 किसके बराबर हो गया, 3 के।
तो 3 किसके बराबर होगा? 9 के। यानी पहले 9 टाइम लेता था मोहन। मोहन 9 घंटा समय लेता था। 9 घंटा मोहन। लेकिन पूछ किसका समय रहा है? किशोर का समय। जब मोहन 9 घंटा समय लेता था तो किशोर लेगा इससे 2 घंटा कम। 9 - 2 = 7 आवर। 7 घंटा समय लेगा। 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी है ना? सी। समझ में आ गया? किशोर टी समय लेता है, मोहन t+2 समय लेता है। जब मोहन अपना स्पीड 50% बढ़ा देता है, यानी 50% बोले तो 1/2, यानी 2 से अपने समय को 1 बढ़ाएगा तो यानी 3। 2 से 3 कर लिया तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा। आप ही देखते हैं जब गाड़ी का स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कहीं भी जाने में कम लगेगा। स्पीड यहाँ बढ़ गया, 2 से 3 हो गया तो टाइम 3 से 2 हो गया। अब पहले टाइम कितना लेता था? t+2। बाद में कितना टाइम ले रहा है? t-1। क्वेश्चन में दिया हुआ ये कि 1 घंटा कम लेता है किशोर से बाद में। तो ये t-1। यहाँ पे दोनों का अंतर क्या है? 1। यहाँ पे दोनों का अंतर क्या है? 1। और यहाँ पे दोनों का अंतर t-2। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। t से t कट गया। 1 यूनिट का बराबर कितना हो गया? 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। ये 9 घंटा किसका आया? मोहन का। ये मोहन का आया। मोहन का समय आया 9 घंटा। लेकिन पूछ किसका रहा है? किशोर का। तो किशोर का जब हम टाइम निकालेंगे तो किशोर 2 घंटा कम लेता था मोहन से। 2 घंटा कम लेता था तो 2 माइनस करेंगे 7। 7 घंटा हमारा किशोर का वास्तविक समय है, जो कि वो 63 किलोमीटर चलने में लेगा। 7 हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? आई होप समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप बता रहे हैं, एक एक स्टेप अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आगे जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x⁴ - 12x² + 1 = 0 है तो x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है x⁴ - 12x² + 1 = 0। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴ = what, ये पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम सब में x² से भागा दे देंगे, डिवाइड करेंगे x² से। जब इसको हम x² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 12, सिर्फ 12, और प्लस 1/x² = 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए x² + 1/x² ये माइनस में बदल जाके +12 हो जाएगा। ठीक है, यह x² + 1/x = 12। अब x⁴ पूछ रहा है तो ऐसे तो सिंपली इसको हम करेंगे, अगर हम सिंपली अगर एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे इसको। इसका होता है जैसे कि x + 1/x = a है तो x² + 1/x² होता है a² - 2। ये फॉर्मूला है। x² + 1/x = a² - 2 होता है। तो उसी अगर इस पे अगर हम बनाए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 - 2 = 142 इसका आंसर हो जाएगा। 142 बोले तो आंसर नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा कि ये कहाँ से आया, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में बता ही देते हैं कि ये कहाँ से आया है ना। ठीक है, देख लीजिए इधर ये कहाँ से आया। अब दोनों तरफ हम इसको अगर स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं इसको, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर पे आएगा। x² + 1/x² + 2ab x × 1/x, ये तो कट जाएगा = a²। इधर से देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये उधर चला जाएगा ना, तो a² माइनस का 2, यही है, यहीं से आया था वो, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर हमारा 42 आ गया। ठीक है ना। अब ये x, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये x पे पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस 1/x पे पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कोई आयत है, आयत मान लीजिए ये आयत है, इसकी आसन्न भुजा माने कि ये 3 है ये 2 है, इस रेशियो में दोनों का भुजा। ठीक है, और इसका दिया हुआ है परिमाप, परिमाप तुम जानते हैं 2 × L + B है ना, और ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसे, तो ये परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए L + B क्या आ जाएगा, ये उधर 2 से कट जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर। L + B क्या है, दोनों को जोड़ेंगे 5x, 3x + 2x 5x = 30 सेंटीमीटर। x बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, x का वैल्यू। अब पूछ रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको पता है कि क्या होता है, क्षेत्रफल मुझे पता है कि होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a² है ना, तो a² है, सॉरी, तो L × B, L × B होता है, क्षेत्रफल बराबर L × B। L क्या है 3x, B क्या है 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x²। अब 6x² है तो 6x का वैल्यू क्या है 6, तो इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216, कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर², यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, परिमाप दिया हुआ है 2 × L + B 60 सेंटीमीटर, L + B 30 सेंटीमीटर, 2 से ये कट गया, और L + B क्या है 3 2 5, 5 से 6 टाइम 5 36, 6 बार में x का वैल्यू 6 आ गया है ना, x का वैल्यू 6 आ गया। क्षेत्रफल पता है L × B होता है, तो L × B दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 9 6, x × x² हो गया, तो 6 × x² का वैल्यू क्या हो गया 36, 6 से क्या स्क्वायर 36 × 6 216 सेंटीमीटर², यही आंसर हो गया। एग्जाम में इतना सारा स्टेप में नहीं बनाएंगे, ये तो बस आपको समझने के लिए हम इतना सारा स्टेप लिख रहे हैं, ये सारा स्टेप तो मन में ही कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिभुज ABC के दो कोनों, कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजकों के बीच का कोण 125 डिग्री है, तो कोण A का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ABC, अब कोण B और कोण C का समद्विभाजक, और कोण C का समद्विभाजक, इसके द्वारा कोण जो बनाया जा रहा है वो 125 डिग्री है, तो कोण A का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम O रख लेते हैं ना, तो कोण BOC बराबर होता है 1/2, बराबर होता है 90 प्लस हाफ कोण A, क्यूब फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोण BOC क्या है 125 = 90 प्लस 1/2 कोण A, इसको इधर माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 35 = 1/2 कोण A। अब कोण A = ये इधर गुना हो जाएगा
70 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य आंसर है। देखिए ये फॉर्मूला है कौन, बी ओ सी। ये बी ओ सी जो होता है ना, बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ कोण ए, 90 प्लस हाफ कोण ए, इसका आधा, 90 में इसका आधा जोड़ते हैं तो ये कोण आ जाता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिए, 90 प्लस हाफ कोण ए की, ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस करेंगे 35 आया हाफ कोण ए। तो इधर से देखिए कोण ए है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये 70 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री, बी इसका राइट आंसर। बस इसको याद रखना है, ये थ्योरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमित ने 8,000 रुपया अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर 160 रुपया व्यय किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, उसका मार्क प्राइस क्या है, 8,000। 8,000 मार्क प्राइस है, ठीक है। अब इसके 12% के बट्टा पे खरीदा, ठीक ना, इसके 12% के बट्टा पे खरीदा। अब 12% के बट्टा मतलब क्या हो गया, यानी वो कितना में खरीदा, 8,000 का, इसका 12% बट्टा ही निकाल देते हैं, नहीं तो ठीक है, 12% बट्टा 88 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4, ये 70-40 रुपया में खरीदा, हो गया ना, इतना रुपया में वो खरीदा 12% के डिस्काउंट पे, 12% के डिस्काउंट पे ये इतना में खरीदा, ठीक है, 12% के डिस्काउंट पे इतना खरीद लिया। अब इस पे उसने क्या किया, इस पे उसने 160 रुपया ट्रांसपोर्टेशन उसको लग गया, यानी इस पे इसका और खर्चा बढ़ गया, ये 60 रुपया क्या है, परिवहन पे उसको लाने में खर्चा लग गया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा, यानी इतना रुपया उसको ये खरीद पड़ा, इतना में वो खरीदा है उस सामान को, और बेच कितना में रहा है, मार्क प्राइस पे। तो लाभ कितना हुआ, 800 का, प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट तो 800 मल्टीप्लाई बाई 100, और सीपी कितना हो गया, 7200। आठ से 9 बार में, यानी 100/9%, इसको बोले तो 11.1/9%, इतना का ये फायदा हुआ, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में, 8,000 मार्क प्राइस था, 12% के डिस्काउंट यानी 88%, इसका 88% में खरीदा, 88% बोले तो 7,040 रुपया में खरीदा, 160 रुपया उसको परिवहन पे लगा, वो भी जोड़ दिए, 7200 रुपया में उसने फाइनली अपने ये जो भी वस्तु को खरीदा वो खरीद लिया, और बेचा उसको मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या है, 8,000, यानी 8,000 में बेचा, 7200 में खरीदा, 8,000 में बेचा, उसको फायदा कितना हुआ, 800 रुपया का। इसी का परसेंटेज निकाल दिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, ये सीपी, यही है सीपी, डिवाइड किए 9 बार, 100/9, इसको पूर्णांक में तोड़े, 11 पूर्णांक 1/9%, यही हमारा आंसर हो गया, ये प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, समझ में आया, यही था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 3 cot A = 4 tan A है तथा A एक न्यून कोण है तो sec A का मान ज्ञात करें। देखिए
इस क्वेश्चन में 3 tan A इज इक्वल टू 4 tan, सॉरी यहाँ कॉट है ना, 3 cot A इज इक्वल टू 4 tan A, यही है क्वेश्चन। तो देखिए कॉट को लिख सकते हैं 1/10, यानी 3/tan A इज इक्वल टू 4 tan A। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 tan स्क्वायर A, यानी tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan A का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पे एक अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो ये हो गया √3 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7। कैसे, तो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, इसका √ओवर, यही है ना, क्या होता है पाइथागोरस से √7। अब पूछ क्या रहा है, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे सॉरी आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, √7/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, √7/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। 3 cot A, कॉट का उल्टा tan होता है, यानी 1/, यहाँ पे लिख देते हैं 1/tan इज इक्वल टू कॉट होता है, ठीक ना, 1/tan इज इक्वल टू कॉट होता है। तो 3/tan A हो गया तो इज इक्वल टू 4 tan A। अभी दोनों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3/4 tan स्क्वायर है, tan A बराबर क्या है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/2, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया √7। सेक के क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो √7/2 यही आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, बन गया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया गया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बनाइए आप लोग। देखिए ए है और बी है, ए किसी काम को 36 दिन में, ये 36 दिन में करता है, और बी इसी को 48 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, वर्क, ये इतना काम है, तो इफिशियंसी क्या है, तो ये 4 हो गया इसका एफिशिएंसी, और इसका 3 हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन तक करते हैं, 12 दिन तक। 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, अब दोनों मिलके एक दिन में काम कर लेते हैं 7, तो 12 दिन में 12 गुना 7 काम कर लेंगे, 84 काम कर लेंगे ये। तो बच कितना गया काम, बचा काम कितना है, टोटल काम था 144, बचा काम है किया हुआ काम है 84, तो बचा हुआ काम क्या हो जाएगा 60 काम बचा है। अब इसको, इस 60 काम को सी क्या करता है, 10 दिन में कर देता है, सी 10 दिनों में कर देता है, यानी सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 6। ये क्षमता है भाई साहब, ये क्षमता है सी का, सी का ये क्षमता है। अब बोल रहा है ए और सी मूल कार्य का 62.5, अब ये मूल कार्य क्या है, मूल कार्य है 144, यानी 144 का 62.5% इतना काम को ए और सी, ए क्या है 4, सी क्या है 6, ये दोनों का क्षमता, तो ये दोनों का क्षमता है, तो दोनों मिलकर काम करेगा, तो जोड़ देंगे इसको, 6 4 10, इसका एफिशिएंसी 10 हो गया,
अभी दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेंगे? 25 से अगर काटें, यहाँ पे दशमलव हटाइए, 1 से 9, 25 से 25, 25 से 100, है ना? यही 25 से 4 बार में, 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 से 4 नमक 36, यानी 9 दिन, 9 दिन में कर लेंगे काम का। 62.5% 9 दिन में दोनों कर लेंगे, ए और सी, ए प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा की बचत उनके व्यय के 40% के बराबर है। ठीक है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उनकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होती है? ठीक है, अब राधा की इनकम, ये इनकम मान लीजिए, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। ठीक, अब बोल रहा है उसका बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो उसका सेविंग क्या है? 40 है, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर का 40% सेविंग है। उस हिसाब से पूरा इनकम क्या हो गया? 140। खर्चा कर रहा है 100, बचा रहा है 40, तो टोटल इनकम 140 ना होगा। ठीक है, मामला सेट है। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है। आय में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि बोले तो 5/4, हाँ, तो इसमें इसका हो जाएगा 25% की वृद्धि, 5/4 करेंगे, 4 से 4 तिया 12, 4 पचे 20, 25, 2 5 तिया 15, 2 17, ये उसका इनकम हो गया 25% की वृद्धि के बाद। ठीक ना, उसके व्यय में 40% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 40% की वृद्धि है, तो सीधा इसमें तो ये तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके सेविंग में अब 175 इनकम है, खर्चा क्या हो गया? 140, तो बचत कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो 35 का बचत हो गया। ये दोनों में तो क्या दिख रहा है? कमी है ना? कमी है, तो वृद्धि वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। कितने की कमी है? 5 की। कितने पे? 40 पे, है ना? कितने पे? 40 पे, तो ये 2, ये 5, यानी 25/2, यानी 12.5% की कमी है, 12.2% की कमी। सेविंग में कमी आया है भाई साहब। 140 टोटल इनकम, पहले बोल रहा है एक्सपेंडिचर जो है, सेविंग जो है एक्सपेंडिचर का 40% है, तो एक्सपेंडिचर 100 कर दिए, सेविंग 40 आ गया, दोनों को मिला के इनकम आया 140। ठीक है, 140। अब देखिए 140 में जब 25% की वृद्धि करेंगे तो 175 रुपये आ जाएगा, ये इसका इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर में 40% की वृद्धि करता है, यानी 100 से 140 कर दिया, तो जब ये इनकम है और ये खर्चा है तो इसका बचत कितना हो जाएगा? 35 का। अब पहले 40 रुपया बचाता था, अभी 35 रुपया बचा रही है, यानी 5 रुपया कम बचा रही है, यानी हानि घट रहा है, ह्रांस हो रहा है। 5 गुना 100/40, यानी हानि मल्टीप्लाई 100 कितने पे? 40 पे, ये 25/2, यानी 12.5% की कमी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 × 4 का क्यूब लिख ही देते हैं, 4 × 4 टू पावर 3 डिवाइड बाई 512 डिवाइड बाई 8 पे पावर 4 है, 4 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई
32 मल्टीप्लाई बाई 8 पे पावर 4 इज इक्वल टू बोल रहा है 2 इंटू 2 पे पावर x प्लस 4। तो x का वैल्यू बोल रहे हैं x इज इक्वल टू वाट। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। अब ये देखिए 4 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ, ये 4 का स्क्वायर, इसका पावर 3। ठीक है, भागा 8 का ये क्यूब है ना, ये 8 का क्यूब है, यानी इसको 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 डायरेक्ट, 4 की पावर 3, 4 4 16 24 64, इसका पावर 4 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई, अभी ये 32 है तो 32 को हम 4 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 4 4 2, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इसका पावर लिख सकते हैं हम कितना, 4। ठीक, हाँ सेट है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4 है, ये 3, ये 4, 4 की पावर 4, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 की पावर 4 पे पावर 4। आइए देखिए 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 पे पावर x प्लस 4। चलिए मामला सेट है। अब देखिए क्या है, भागा में पावर जब डिवाइड होता है तो पावर क्या है, घट जाता है। पहले इसको सिंपली कर देते हैं, 4 ये अंदर पावर बाहर पर गुना हो जाता है, ये 6 हो जाएगा डिवाइड 4 इंटू 12, 4 पे पावर 16, 4 पे पावर x प्लस 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये डिवाइड है तो माइनस होगा, बेस समान है सबका, यानी इसको लिख सकते हैं 6, यहाँ डिवाइड है तो -12, यहाँ मल्टीप्लाई है तो +60 इक्वल टू x प्लस 4। x का वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये जोड़ के 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू x प्लस 4। अब ये इधर आ जाएगा 6 इक्वल टू x, यानी x का क्या आएगा वैल्यू, 6 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन है। सी क्या है, परम सत्य आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान निकालें। ठीक है, देखते हैं इसको भी, बनाइए आप लोग भी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। देखिए और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए ताकि इसका मान 0। तो इसको 0 करने के लिए ए का हम 1 रख लें, ए का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं 1, और बी का रख लेते हैं -1, सी को रख लेते हैं 0, आ जाएगा 0। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जितना छोटा से छोटा मान रखेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 ये रख लिए मैं। ठीक है, अब इसको सब में पुट कर देते हैं, पुट करेंगे ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर 0 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर करके 1 हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी जिसमें हो तो 0 हो जाएगा, 0 में कुछ भी गुना तो 0। ठीक है, तो इसका क्या है 1 + 1 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या 4/1, यानी 4 इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। इसका वैल्यू पुट कुछ भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जितना कम वैल्यू जितना छोटा रखें कैलकुलेशन उतना कम होगा।
तो हम 1 और -1 0 रख दिए, तीनों का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट करके आंसर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे की ओर दो अलग अलग स्टेशन से चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेन ए 49 मिनट और ट्रेन बी 169 मिनट के बाद अपने स्टेशन पर पहुंचती है। ट्रेन ए की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ट्रेन कोई ए से चल रहा है, कोई बी से चल रहा है, और यहाँ पे आके मिला दोनों ट्रेन। ठीक है, अब ए जो इधर से जा रहा है, इसको इधर जाने में टाइम लगा जो दिया हुआ है, और बी को इधर से इधर आने में जो टाइम लगा वो दिया हुआ है। तो इधर जाने में जो टाइम लगा ए को, तो ए को कितना लगा 49 मिनट, और बी को कितना लगा 169 मिनट, 169 मिनट। ठीक है, तो इसका होता है ना स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी बटा अंडर रूट टाइम ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तुरंत निकल जाएगा आंसर इससे। तो और स्पीड दिया हुआ है ट्रेन ए का स्पीड दिया हुआ है 52 किलोमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 52 बटे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी रखेंगे 169, टाइम ऑफ ए 49। देखिए 52 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू ये तो किसका 13/7। देखिए 13 से कट जाएगा, एक बार 4 बार, यानी स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। सीधे वैल्यू पुट करेंगे, स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अंडर रूट में टाइम ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए क्या दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी निकालना है। टाइम दोनों को क्या है, बी का ऊपर रखेंगे और ए का नीचे। स्पीड जब ए का ऊपर रखेंगे तो इधर टाइम बी का रखेंगे, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 13 से कट जाता है 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, स्पीड ऑफ बी 28 किलोमीटर। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में 4 गुना हो जाती है। उतने ही समय में वही राशि किस दर से 7 गुना हो जाएगी? किस दर से 7 गुना हो जाएगी? ठीक, देखिए ऐसे तो एक रिलेशन होता है इसका n1 मतलब गुना का, जैसे n1 - 1 बटा n2 - 1 इज इक्वल टू r1 बटे r2 इज इक्वल टू t1 बटे t2। ये रिलेशन है। अब इसमें कुछ भी पूछे, अगर टाइम पूछ दे, रेशियो रेट पूछ दे, तो इससे निकल जाता है आराम से। इस पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। n1 पहला क्या है 7, 4 गुना हो जाता है ना, पहले 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना देखेंगे तो 4 - 1 करेंगे 3, दूसरा बार में कितना हो जाता है 7 गुना, 7 - 1 करेंगे 6, और रेट क्या है पहला बार में 5, दूसरा बार में निकालना है 3 से 3 दूना 6, r2 बराबर 10%। आंसर इसके हिसाब से निकालेंगे, 10 हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक तरीका और है बनाने का, जो कि हम बताते हैं। एक मेथड और है, उसके देखिए
मान लीजिए पहले बार में कोई राशि 1 था और 1 से कितना हो गया 4, कितना बढ़ा 3, ठीक ना। अब दूसरी बार में क्या है, राशि 1 से हो गया 7, कितना बढ़ा 6, है ना। अब दोनों का निकाल देते हैं PRT/100 से। अब इसका ब्याज 3 हो गया, इसका ब्याज 6 हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, सेम है, P/R दिया हुआ है यहाँ 5%, और टाइम क्या है, सेम ही है दोनों का, है ना। वैसे ही 100 तो 100 कट ही जाएगा, चलो लिख ही देते हैं, डिवाइड बाई P/R2/T। क्वेश्चन में टाइम सेम ही है ना, हाँ उतने ही समय, 7/100। अब देखिए ये तो 3 से 2 हो जाएगा, P से P, 100 से 100 और T से T, R2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 5/R2। दिस इम्प्लाइज R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10%। इसको याद रखिए, नहीं तो ऐसे बनाइए, दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, ठीक है। टाइम का भी रेशियो है, अगर कहीं टाइम पूछ लिया तो बन जाएगा, इससे भी ऐसे भी बना सकते हैं, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में कितना है, ठीक है। अब 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर और 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, उसका दर प्रतिशत क्या है, यानी रेट निकालना है। देखिए पहले निकालते हैं 3 साल के लिए जो CI, 3 ईयर के लिए जो होता है CI और SI का रेशियो जो होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब, ये होता है। और 2 साल का 2 ईयर का जो CI और SI का होता है PR²/100 का स्क्वायर, ये होता है। अब ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी ये दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो PR² 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 का क्यूब है, बटे यहाँ पे भी PR²/100 का स्क्वायर। PR² से तो PR² कट जाएगा और इस 100 से ये कट जाएगा, यानी 100 बच जाएगा। अब बच के आ गया हमारे पास, अगर देखा जाए तो 300 प्लस R डिवाइड बाई 100, और इसका रेशियो दिया हुआ है क्या, इसका रेशियो दिया हुआ है 23:7, 23:7, वैसे निकल जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2100 प्लस 7R इक्वल टू 2300, ये उधर चला जाएगा, 7R इक्वल टू उधर जाके 200, ये माइनस हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/7, R क्या हो जाएगा 200/7%, यही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है ये, और ये भी 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर PR² 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 का क्यूब, 2 साल का अंतर PR² डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो दिया हुआ था तो दोनों का रेशियो निकाल दिए, PR² से PR² गिर गया, 100 से ये कट गया,
यानी 300 प्लस आर बाई 100, ये बच गया। और इसका रेशियो दिया हुआ था 23/7, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर का वैल्यू निकल गया। इस तरह से ये 200/7 आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे तो tan की जगह पे x 1/x मान लीजिए, कारण कि इसका उल्टा तो ये होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, उसी पे बन जाएगा। इसका तो अगर सिंपली आंसर दे तो 25 में से 23 हो जाएगा आंसर। ये बना के दिखा देते हैं। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ठीक उसी प्रकार, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, इक्वल टू 25। तो tan कॉट कट जाएगा ना, कॉट की जगह पर 1/tan लिख सकते हैं, 1/tan कट गया। देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये दो उधर चला जाएगा, 25 माइनस 2 23, यही आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। परम सत्य आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और धरातल के वती कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। एक पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है और एक मीनार है, मान लीजिए ये है। तो बोल रहा है पहाड़ से मीनार के शीर्ष और धरातल, शीर्ष से 30 डिग्री है और धरातल से 60 डिग्री है। मान लीजिए ये शीर्ष से है 30 डिग्री और धरातल से है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ से ऐसे करते हैं तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। इसका ऊंचाई दिया हुआ है 90, इसका निकालना है, ठीक ना। कुछ रख देना ABC, रख दीजिए ABCDE, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में देखिए, AB और C में एकदम बेसिक से बता रहे हैं एक एक चीज को। ABC में ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC में देखिए tan थीटा बराबर, tan क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है 90, आधार क्या है कुछ नहीं है B है, B मान लेते हैं इसको, है ना, लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3, √3 इक्वल टू 90/B, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 90/√3, √3 को ऊपर नीचे गुना कर दें, इधर √3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 30, 30√3, ये 30√3 हो गया, तो ये भी 30√3 हो जाएगा,
ये और ये बराबर है, ये भी 30√3। अब देखिए इस ट्रायंगल में AED में, है ना, ट्रायंगल AED में देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये तो पता नहीं है, इसको क्या मान ले, x मान ले, ठीक है, इसको x मान लेते हैं तो लंब हो जाएगा x, आधार क्या है 30√3, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू x/30√3, ये √3 से √3 कटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी x बराबर ये क्या हो गया 30। तो ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा 60। 60 हमारा सही आंसर है, 60 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया, तो इसको घटा दिए 90 में, तो ये आ गया 60 आंसर। समझ में आया? एडवांस क्वेश्चन से भागना नहीं है, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, तो इसको तो छोड़ के नहीं जा सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के कर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, अब एक क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसके कर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए, देखने में तो लग नहीं रहा है, फिर भी मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसके कर्ण पे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, तो वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। मान लीजिए वर्ग का एक भुज, मतलब एक भुजा, क्या सब तो एक बराबर ही होता है, ए है, और इसका विकर्ण क्या होता है √2a, √2a, ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों डिवाइड करेंगे, त्रिभुज का रेशियो के नंबर पूछ रहा है, त्रिभुज तथा वर्ग, तो त्रिभुज को पहले रखेंगे, √3/4a² a² से a² कट जाएगा, यानी √3/4 आंसर हो जाएगा, √3/4 इसका आंसर हो जाएगा, और ये परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज के में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज अंदर है, ठीक, और समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो रेडियस होता है ये ABC, और समकोण बनाने वाली भुजा का लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 3 और 4, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का रेडियस जो होता है वो हाइपोटेनस के आधा होता है, ये थ्योरम है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज
के परिवृत्त यानी बाहर, आउटर में जो होता है, बाहर में जो वृत्त है उसका जो रेडियस होगा वो इसके कर्ण के आधा होता है। ठीक है। अब ये जो ट्रिपलेट है 3 4, तो ये 5 हो जाएगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इतना तो याद ही रखना होता है। ट्रिपलेट सम कुछ इंपॉर्टेंट, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बहुत सारा है, सबको याद करना होगा। तो ये 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इसका आधा 5/2 इसका रेडियस हो गया। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने, है ना? क्षेत्रफल ही बोल रहा है ना। परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2.5 पाई आर स्क्वायर। तो पाई में ही रहने दिया है आंसर में, तो इसका पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा? पाई। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य आंसर है। इसमें बस नॉर्मली यही थ्योरम याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के परिवृत्त का जो रेडियस होता है वो उसके कर्ण के लंबाई का आधा होता है। और ये 2 भुजा दिया हुआ है। तीसरा पाइथागोरस से निकालेंगे। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 5 हो गया। रेडियस 5/2 हो गया, है ना। अब इसका ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे 6.25 हो जाएगा पाई। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, आधार व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करने में बर्बाद हुआ पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई शंकु है, कोई बेलन है, उसको शंकु में परिवर्तित कर रहा है पिघला के। तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आधार का जो त्रिज्या है उसको सेम रखा जाए और ऊंचाई को डबल कर दिया जाए, उसके बाद कितना जो धातु है वो बर्बाद हो जाएगा बनाने के बाद। और जब ऐसा क्वेश्चन हो, जब पिघला के कुछ बनाया जाता है तो उसमें आयतन समान होता है दोनों केस में। तो देखेंगे पहले वेलन का आयतन रेशियो निकाल देते हैं। वेलन का आयतन रेशियो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें जो त्रिज्या दिया है या फिर ऊंचाई दिया है उसके बिना ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बोल रहा है कि त्रिज्या दोनों का सेम है तो दोनों का सेम रहने देते हैं, और ऊंचाई बोलता है कि इसको डबल कर देते हैं शंकु का। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई को इसके दुगना करेंगे तो इसको 2h कर देते हैं। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, h से h कट जाएगा तो क्या बचा? इधर बच गया 1/2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/2 हो गया। अब देखिए बेलन का आयतन 3 यूनिट है और शंकु का आयतन 2 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का क्या हुआ है? ह्रांस हुआ है। 1 यूनिट जो है वो बर्बाद हुआ है, तो इसका ही परसेंटेज निकाल लेंगे। 1 बर्बाद हुआ है कितने पे? 3 पे, तो इसका आ जाएगा 33.33%। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इतना बर्बाद हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते। चलिए अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। 2 समकेंद्रियों वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें।
जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ये क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को होमवर्क, इसको बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसी के आंसर से हम इसी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला दिन इसी से शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से। जब तक आप लोग बनाइए इसको, और बनाने के बाद देखिए अगर आंसर आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में देखिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ बोलिएगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और कंटेंट कैसा है ये भी बताइएगा। अपने तरफ से तो हम अच्छा क्वेश्चन सारा सेट किए थे, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैक्सिमम, और कुछ मैंने इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा रखा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को एडवांस से थोड़ा सा डर लगता है, तो सोचा मैं थोड़ा एडवांस का प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूँ, तो थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा रखा। आगे और इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। तो बताइएगा कैसा लगा सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। और बताइएगा कैसा सेशन लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।